चलो देखते हैं रियल मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? लवर ऑफ न्यूक्लियस को ही न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। रियल मीनिंग, वास्तविक मतलब क्या होता है, इसका रियल मीनिंग पढ़ने का इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर एमसीक्यू पकड़ना है तो इसको जानना पड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक न्यूक्लियोफाइल आता है। ये बात समझो कि ये कोई रिएक्शन का टाइप ऑफ रिएक्शन है। हम बताएंगे, इसका डिफिनेशन भी बोल दिए हैं पीछे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन है। उस रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल बाहर से आकर अटैक करता है किसी भी कंपाउंड पर। मान ले रहे हैं ये कंपाउंड RX है, X कोई भी ग्रुप है, तो यहाँ जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा X ग्रुप हट जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इससे चिपक जाएगा। तो जो चिपका वो माइनस नेचर का था और जो निकला वो भी माइनस नेचर का था। और जो निकला, कौन निकला है? X, इसलिए इसे X को लिविंग ग्रुप बोलेंगे, लिविंग ग्रुप बोलेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 4 प्रकार के होते हैं बेसिकली, और भी होते हैं। पहला SN1, SN2, SNI, SNR। SN1 कहने का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर यानी एक मोलिकुल। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर यानी इसमें 2 मोलिकुल का भाग लेना है रिएक्शन में। SNI कहने का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर। एंड SNAR का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, यानी कि इसमें हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन ही पढ़ना है। SNI के बारे में थोड़ा सा बता दिए हैं रिएक्शन में कि SNI क्या होता है। ये तो SN सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर होता है। इसमें अंदर न्यूक्लियस का अटैक हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है, और इस हम लोगों को ही नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर यानी कि SN1 मैकेनिज्म। सब्स्टिट्यूशन के लिए S लिखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक के लिए N लिखेंगे, यूनिमोलिकुलर के लिए 1 लगा देंगे। यानी एक मोलिकुल, इस रिएक्शन में एक मोलिकुल भाग लेने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर हम लोग का इस चीज पर निर्भर करता है कि इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक मोलिकुल भाग लेता है। कितना हिस्सा लेता है? एक मोलिकुल का हिस्सा होता है, एक मोलिकुल हिस्सा लेता है, इसलिए इसे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर बोलते हैं। जब एक मोलिकुल भाग लेता है इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो RDS होता है यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसमें एक मोलिकुल ही हिस्सा लेता है। एक मोलिकुल ही हिस्सा लेता है। जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी को हम इसका RDS मानते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मानते हैं। जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी को हम इसका RDS मानते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन क्या होता है। पहले ही बता चुके हैं, ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं। सारा का सारा 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत समझ लो, हम लोग का 12th में यूज करना है बस। बाकी तो बोलचाल वाली भाषा में नोट्स में देवे करेंगे, वो बिल्कुल समझ में आएगा। ये थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा क्योंकि रियलिटी जो होता है वो थोड़ा मानने में कठिनाइयाँ हुई भी करता है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे यानी जल में मिलाएंगे। इतना बात समझो, अल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे यानी जल के साथ उसका रिएक्शन कराएंगे। जल यानी H2O। अल्काइल हैलाइड ले लिए, R अल्काइल ग्रुप है, X कोई हाइड्रोजन है, H2O से अटैक करा दिए तो यहाँ से क्या बनता है? तो ROH बनता है और X माइनस बाहर निकल जाता है। ये लिविंग ग्रुप है, यही Lg है लिविंग ग्रुप, क्योंकि यही बाहर निकला है। ROH ये न्यूक्लियोफाइल है, यही अटैक किया है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अल्काइल के जगह पर कौन सा ले रहे हैं, तो ध्यान दो, यहाँ पर हम 3 डिग्री
मैंने टर्सरी ब्यूटाइल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्सरी ब्यूटाइल यानी 3 डिग्री वाला एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं कि जो SN1 मैकेनिज्म देखा जाता है 3 डिग्री में बहुत ज़्यादा होता है, यानी फास्ट होता है, इसलिए इसको ले रहे हैं कि रिएक्शन फास्ट हो जाए, जल्दी हो जाएगा। H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CH3 का होल थराइज C, और यहाँ से H2O में के H2O को ऐसे भी लिख सकते हैं OH H2O, यहाँ से H प्लस बाहर निकल जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है माइनस चार्ज वाला, ठीक है। तो यहाँ 3 डिग्री, तो यहाँ से क्लोराइड का ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब ये टूटेगा और ये जुड़ जाएगा। ये लिविंग ग्रुप है, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा उतने ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल बहुत जल्दी अटैक कर देगा। लिविंग ग्रुप का वीडियो डाल चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर भी डाल दिए हैं, पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, तभी समझ में आएगा। मैकेनिज्म देख रहे हैं इसका, जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा यानी अल्कोहल बन जाएगा। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप, मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म वाला रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। 2 स्टेप में फर्स्ट स्टेप का होता है कि हम जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन लिए, कार्बन मतलब टर्सरी ब्यूटाइल लिए हैं, उसको क्लोरीन के साथ फर्स्ट स्टेप में अगर इसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इसका क्लोरीन जो है बाहर निकल जाएगा, यानी क्लोरीन ये जो है ये बाहर निकल जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन, ये 2 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर Cl माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा। और तब लोगों को बता दें कि जो ये मैकेनिज्म होता है हाइड्रोलिसिस का, फर्स्ट स्टेप जो होता है SN1 मैकेनिज्म का, यही सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, इसका यही स्लोएस्ट स्टेप होता है। और इसी स्लोएस्ट स्टेप को इसी पर RDX निर्भर करेगा, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसी पर होगा, इसी स्टेप से इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पता चलेगा, इसका रेट कितना है। और यहाँ से जब निकल गया तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन दे दिया उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, कितना डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो SN1 मैकेनिज्म होता है उसके फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, यानी क्या बनता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, यहाँ पर CH3 होल थराइज C प्लस, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पर अब H2O हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, उसमें जल हाईवे किया है, O का पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज के गुण का होता है, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो देता है उस पर प्लस चार्ज, तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज और इससे बॉन्ड बना लेगा, इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, इस पर बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पर जो H2O को यूज किया जाता है एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है, सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। और ये जो H2O सॉल्वेंट होता है ये पोलर प्रोटिक होता है। पोलर प्रोटिक क्या होता है हम आगे बताएंगे पोलर प्रोटिक क्या होता है, पोलर प्रोटिक का फंक्शन क्या है, पोलर प्रोटिक होने से काम लोगों को फायदा क्या है इसमें। यहाँ पर अब H2O का ऐसा थोड़ी है कि जो H2O लिए हैं एक ही मोलेक्युल लिए हैं, पूरा जल है, वो जो H2O का हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, पूरा चीज है वहां पर। तो फिर सेकंड जो H2O दूसरा कोई H2O होगा उसका ये जो H है ये H अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ भाग जाएगा और OH का फॉर्मेशन कर देगा, तो CH3OH। अब कोई भी पता चल जाएगा तो आप लोगों को कि SN1 मैकेनिज्म से अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसको 2 स्टेप में पूरा करना है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बना रहा है और सेकंड स्टेप में बोल सकते हैं कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, इसका अटैक हो रहा है और OH बन जा रहा है। फाइनल ये अंदर का स्टेप है, इसे दिखाया नहीं जाता है, इसके बाद डायरेक्ट यही बनता है, ये अंदर का अटैक है। इसके बाद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालेंगे तो OH जाकर इससे अटैक हो जाएगा, टूट जाएगा। यही मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म यानी बनने की विधि अंदर की बात है। फाइनली तो आप लोगों का रिएक्शन यही लिखना है कि CH3Cl। एक बात याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, SN1 मैकेनिज्म में 3 डिग्री कार्बन होना जरूरी है। 1 डिग्री कार्बन में SN1 मैकेनिज्म नहीं देखा जाता है, 1 डिग्री कार्बन में SN1 मैकेनिज्म नहीं होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में ही SN2 मैकेनिज्म होता है और इससे भी स्टेबिलिटी 3 डिग्री से जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसमें भी होता है। 2 डिग्री में दोनों होता है, SN1 और SN2 दोनों होता है। SN2 मैकेनिज्म आगे बात देख रहे हैं,
SN2 1 डिग्री कार्बन कैटायन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं SN1 मैकेनिज्म का, यानी SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर का। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये यूनिमोलिकुलर होता है। यूनिमोलिकुलर होता क्यों है, तो ये इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि इसका जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, SN1 मैकेनिज्म का स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होता है, तो फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होता है, बता दिए हैं। तो इसका जो स्लोएस्ट स्टेप होता है यानी RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसमें एक मोलिक्यूल ही हिस्सा लेता है, भाग लेता है, इसलिए जो कि हम यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, ये बात गलत है, ये रियलिटी में ये सही नहीं है। अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक में तो ये यूनिमोलिकुलर है नहीं, पर इसे बोला जाता है, कुछ कारण है बोलने का, बता रहे हैं, थोड़ा सा बहुत समझ लो कि ये जो रिएक्शन होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक तरह का रिएक्शन नहीं है। ऑर्गेनिक में जो भी रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता है, एक स्टेप से ज्यादा स्टेप में होता है, यानी पूरे केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं, उस रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो हम जो बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, वो गलत है, ये हकीकत में सही नहीं है, पर हम बोलते हैं कारण पड़ जाता है, इसका स्लोएस्ट स्टेप जो होता है उसमें एक मोलिक्यूल का हिस्सा होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरी बताना ही गलत होता है। स्पष्टता यही है बाबू कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी बताना ही गलत होता है। जो रिएक्शन दो या दो से ज्यादा स्टेप में हो जाए उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन केमिस्ट्री में जो रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, कुछ उलझा सुलझा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका RDX होता है, उसमें 1 मोलिक्यूल होता है। एक्सपेरिमेंटली ये सारा बात देखा गया है। अगर बात करें रेट का, इसका रेट का होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन को दर्शाया गया है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ जो हम लोग प्रोडक्ट बनाने में जो हिस्सा लेता है उसके मतलब RX के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या ये बात बोले कि रेट जो होता है अल्काइल हैलाइड यानी RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन देखा गया कि इसका एक मोलिक्यूल और इसका एक मोलिक्यूल दोनों जोड़ने पर 2 हो जाएगा। यही पावर बाबू रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। यदि पावर 1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। यहाँ पर 1 और 1 2 हो जा रहा है तो यूनिमोलिकुलर ये गलत हो जा रहा है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया इसका जो रेट होता है, रेट जो होता है RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा जाना कि न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है इसका रेट। SN1 मैकेनिज्म का रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है। इस रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है। जितना ज्यादा अच्छा कार्बोकेटायन बनता है उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। बस इतना ही है, जितना अच्छा कार्बोकेटायन होगा, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी ऑर्डर, फाइनल स्टेबिलिटी ऑर्डर भी डाल दिए हैं। सबसे केमिस्ट्री में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन 3 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। देख लेना वीडियो। यानी कि जब इस पर डिपेंड नहीं करता है तो हमको ये मतलब नहीं है कि हम इसका कितना मात्रा ले रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि उस पर रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर ये हम लेंगे तो हम क्यों से लेंगे तो काम हो जाएगा। अगर मान लो कोई पूछ दिया कि अगर RX की मात्रा को 2 गुना कर दें और इसके मात्रा को भी 2 गुना कर दें तो रेट क्या गुना हो जाएगा, तो 2 गुना होगा। ताकि इस पर निर्भर ना कर रहा है, इसी पर निर्भर कर रहा है। इसका जितना गुना करेंगे उतना गुना रेट होगा। यदि RX की मात्रा को 3 गुना कर दें और इसके मात्रा को 2.5 गुना घटा दें तो इसका रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा 3 गुना बढ़ा जाएगा। क्योंकि इसको घटाए या बढ़ाए इस पर तो डिपेंड नहीं करता है, खाली इस पर डिपेंड करता है। तो यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मात्रा। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O भी लेंगे ना न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O भी लेंगे ना तो उसमें कोई इफेक्ट ना पड़ेगा, नो इफेक्ट होगा। फाइनली हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट भी है, इसमें इफेक्ट ना होता है, कोई इफेक्ट ना होता है। अब हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, नोट कर लो। हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में आता है कि SN2 मैकेनिज्म में फॉर्मेशन ऑफ केटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन जिस स्टेप में होता है उसी पर उसका RDS, वही सेलुलर स्टेप होता है उसी पर उसका RDS निर्भर करता है।
यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसी पर इसका निर्भर करता है। और जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जितना अच्छा कार्बोकेटायन होगा उतना ही ज्यादा उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, मतलब उसका रेट जो होगा ज्यादा होगा। इसमें क्या होता है कि केस आ जाता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट भी होता है, यानी कि किसी कंपाउंड में कोई कार्बोकेटायन बन रहा है और लग रहा है कि उस कार्बोकेटायन मान लो 2 डिग्री का बना। देखेंगे एग्जांपल, अभी बोल रहे हैं जो समझो, देखेंगे क्या होता है रीअरेंजमेंट। इसे पीछे बताएं, थोड़ा सा बताएं, इसलिए बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, हर वीडियो को देख लो, पीछे हर वीडियो को देख लो। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में आता है, मान लो कोई 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना, लग रहा है उसमें कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता है, तो वहां पर रीअरेंजमेंट का केस आता है कि एक कार्बन जाकर कहीं दूसरे जगह छौंक कर या फान कर चला जाता है। यानी कि जो रीअरेंजमेंट के बाद कार्बोकेटायन बनता है मोर स्टेबल, उस पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप निर्भर नहीं करता है, उस पर उसका रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उस पर निर्भर नहीं करता है। इसमें थर्ड पॉइंट कि इस रिएक्शन में जो सॉल्वेंट को यूज किया जाता है यानी H2O, वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। यानी कि H2O में बहुत सारे सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं, बता रहे हैं कुछ कौन सा यूज किया जाता है सॉल्वेंट, वो पोलर प्रोटिक होता है। पोलर होने का मतलब ये है, पोलर होने का मतलब कि क्या करेगा कि RX बॉन्ड को कमजोर करके तोड़ देगा। जैसे ही तोड़ेगा तो निकल जाएगा, माइनस लेकर अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। इस बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है, पोलर होने से ये बॉन्ड को तोड़ता है। तो बॉन्ड को जब तोड़ देगा तो ये निकल जाएगा, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो देखो बॉन्ड को कैसे तोड़ता है, ये पोलर होने का मतलब यानी H2O जो इसमें H2O मान लो यूज करते हैं, वो डाई इलेक्ट्रिक होता है। पोलर का मतलब डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, जो भी पोलर सॉल्वेंट होता है उसमें डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होता है। डाई इलेक्ट्रिक क्या करता है, यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, यहाँ पर माइनस चार्ज होता है। प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पर कोई भी डाई इलेक्ट्रिक डाल दे रहे हैं, फिजिक्स का सवाल है कि 2 पैरेलल प्लेट के बीच कोई डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसका k टाइम्स गुना कम हो जाता है। यानी कि यहाँ जो H2O यूज कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी H2O यूज किए हैं हम, H2O इसका मतलब H2O का डाई इलेक्ट्रिक 80 होता है। कितना होता है, 80। यानी कि यहाँ पर अगर H2O को यूज किए तो 80 गुना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर देगा और यहाँ पर RX बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर देखो पोलर सॉल्वेंट की तरह में HOH C2H5OH को यूज करते हैं, यानी इथेनॉल को यूज करते हैं, मेथनॉल को यूज करते हैं, एसिटिक एसिड को यूज करते हैं। इसको जनरली नहीं यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा इसको, फिर इसको और कभी-कभी इसको भी यूज कर लिया जाता है। पोलर प्रोटिक होता है। प्रोटिक होने का क्या मतलब है, प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन H+। प्रोटॉन ये क्या करता है कि जो यहाँ से Cl निकल रहा है ना, मान लो यहाँ से X निकल रहा है, X-, ये क्या करता है, इसको इधर से प्रोटेक्ट कर देता है, घेर देता है पूरा, H+ से घेर देता है, तो इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हम रिएक्शन बना रहे हैं, यानी ये जो रिएक्शन बना रहे हैं RX और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ जा रहा है, तो तुम लोग का तो ये सवाल हो सकता है, दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ से X निकल गया, तुम लोग का ये सवाल होगा कि माइनस वाला है तो निकलेगा क्या है, अगर निकलेगा तो ये ना जुड़ जाएगा, इसमें माइनस नेचर का है वो ना जुड़ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में जो ये कार्बोकेटायन बनता है तो Cl निकल जाता है, जैसे ही वो निकलता है ना तो ये प्रोटिक होने का कारण उस Cl को घेर लेता है, अब उसे जुड़ने ना देता है, अब न्यूक्लियोफाइल बच जाता है, वही इस पर अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, याद रखना, डाई इलेक्ट्रिक, इसका जो डाई इलेक्ट्रिक H2O का होता है 80 होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, यानी कि 80 गुना कमजोर कर देगा इस बॉन्ड को। पानी में अगर डालेंगे इसको तो 80 गुना कमजोर कर देगा, पानी का डाई इलेक्ट्रिक ज्यादा होता है, 80 होता है, सबसे ज्यादा होता है। देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि ये जो रिएक्शन होता है SN1 रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, प्रकृति में एक्सोथर्मिक होता है, नहीं ये लो टेंपरेचर पर हो सकता है, ये ऊष्मा-क्षेपीय डिग्री खुद हीट रिलीज करता है, इसके लिए डेल्टा H का मान 0 से कम होता है। लो टेंपरेचर पर होने वाला रिएक्शन होता है SN1। यहाँ पर जो होता है जो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है, यानी जो भी रिएक्शन SN1 होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन बोला जाता है। कौन सा रिएक्शन बोला जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन।
फॉरवर्ड रिएक्शन दो तरह का होता है, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर जाएगा, रिवर्स मतलब पीछे की ओर आएगा। यानी रिएक्शन करा रहे हैं हम इधर से इधर H2 + O2 करा रहे हैं तो H2O बन रहा है, ये करा रहे हैं तो ये आगे की तरफ हो रहा है फॉरवर्ड, ठीक। अगर ये क्या होगा कि इधर से इधर आने लगेगा, अगर H2O से H2 + O2 बनने लगा तो इसे बोलेंगे कि रिवर्स होने लगा। तो रिएक्शन दो तरह का होता है, डायरेक्शन पर डिपेंड, डायरेक्शन के बेसिस पर रिएक्शन दो तरह, फॉरवर्ड रिवर्स। तो SN1 रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर, उसमें छेपी होता है, और जो भी रिएक्शन उसमें छेपी होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन बोला जाता है। यहाँ पर जो होता है C और क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए लो टेम्परेचर के लिए जरूरत, मतलब कम टेम्परेचर पर भी हो सकता है, इसके लिए डेल्टा H का मान निगेटिव होता है, यानी 0 से कम होता है, और ये टूटने के बाद CO फॉर्म बनता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ अल्कोहल बनाता है ना हाइड्रोलाइसिस करने पर, तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड मोर स्टेबल होता है इसके कंपेयर में। ठीक है, अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 5th पॉइंट, पहले नोट कर लो। देखते हैं अपना लोग का 5वां टॉपिक, यानी 5वां पॉइंट, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर का स्टीरियोकेमिस्ट्री का होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब होता है स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ एटम। स्टीरियोकेमिस्ट्री का बात तब आता है जब कोई भी अगर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो कार्बोकेटाइन कायरल बन जाए, कायरल कार्बन हो, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन यानी कि कैलरिटी हो, कैलरिटी, कैलरिटी मतलब हाथ, यानी हाथी। जो पढ़ा होगा अपने क्लास में उसको सब समझ में आएगा, नहीं पढ़ा होगा उसको कम समझ में आएगा, बस केवल छापना है, छापना है और थोड़ी बात बोलना है तो कुछ बुझेबे करेगा। देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 मैकेनिज्म का तभी रोल होता है, यानी जो भी कार्बन बनेगा वो कायरल कार्बन बन जाएगा। कायरल कार्बन का मतलब होता है कि कार्बन से जो भी चीज जुड़ा, कार्बन का 4 वैलेंसी, अगर 4 को वैलेंसी जुड़ा हुआ है, चारों डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, अगर एक हाइड्रोजन से तो एक मिथाइल से, अगर एक कोई जुड़ रहा है तो एक ऑक्सीजन अल्कोहल से जुड़ जाए, एक ब्रोमीन से जुड़ जाए, तब इस कार्बन को बोलेंगे कायरल कार्बन, क्योंकि इसका चारों जो वैलेंसी फुलफिल है डिफरेंट एटम्स होता है। तो यहाँ पर बाबू एक R और S कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, कौन से किसे R बोलेंगे और किसे S बोलेंगे थोड़ा समझ लो। यहाँ पर क्या करेंगे कि इस कार्बन से जो जुड़ा है उसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डालेंगे। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है? कार्बन का, बल्कि ऑक्सीजन, ब्रोमीन का, सबसे ज्यादा ब्रोमीन का, ब्रोमीन को 1 नंबर डालेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है, जो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा उसी को देखते हैं। फिर उसके बाद कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, फिर उसके बाद 4 नंबर पाएगा, 3 नंबर तक डालेंगे। तो गिनती करते हैं 1 2 3 से, उधर ही जाएंगे, उधर डायरेक्शन में 1 से 2 पर और 2 से 3 तरफ जाएंगे, यानी 1 से 2 इधर है, 3 इधर है, 21 डायरेक्शन में गए हैं। तो ये जो भी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो घड़ी के विपरीत है कि घड़ी के दिशा में है? तो घड़ी के विपरीत है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब कोई भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डालते हैं तो उसे एस बोलते हैं कि ये एस कॉन्फ़िगरेशन है कंपाउंड का, एस टाइप। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक और कायरल कार्बन ले रहे हैं, यहाँ पर डाल दिए अल्कोहल और यहाँ पर डाल दे रहे हैं OCH3 और यहाँ पर डाल रहे हैं क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन। 1 नंबर कार्बन किसे देंगे? तो क्लोरीन को दे सकते हैं 1 नंबर। ऑक्सीजन इससे भी जुड़ा है, ऑक्सीजन इससे भी जुड़ा है। यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया कि अब क्या करेंगे, अब किसे 2 नंबर डालेंगे? ऑक्सीजन इससे भी है, ऑक्सीजन इससे भी है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है। तब उसका अगला कार्बन देखते हैं, ऑक्सीजन किससे जुड़ा है? कार्बन से। ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन से। तो कार्बन में बड़ा है हाइड्रोजन की तुलना में, तो इसको 2 नंबर डाल देंगे, इसको 3 नंबर। 1 से 2 और 2 से 3 जाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसे R कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। एक लिवो होता है तो एक टेस्टो होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सारा बात बता दिया गया है। अगर पढ़ना होगा तो स्टीरियो आइसोमर जाकर यूट्यूब पर सर्च करना, बहुत सारे लेक्चर आ जाएंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंप्लीट देख लेना, हो जाएगा। इसी में बाबू अगर कोई कंपाउंड और किसी एक कंपाउंड का R और S दोनों बन रहा है, जब दोनों R कॉन्फ़िगरेशन S कॉन्फ़िगरेशन दोनों एक साथ बनता है तब उसी को बोल देते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, जो नहीं जानता था उसके लिए था ये। अब देखो कहानी क्या बन रहा है,
पूरा पीछे से ही बताते जा रहे हैं कि SN1 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटायन जो बनता है वो एक क्लोरीन यानी कोई भी X ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन लेकर भाग होता है, कार्बोकेटायन बनता है। SN1 में 3 डिग्री कार्बोकेटायन ले लिया जाता है जनरल रिएक्शन के लिए, क्योंकि वो फास्ट होता है, अच्छा होता है कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनता है ना, जैसे कि देखो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बना है इसमें 1 2 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड का आने का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता है, प्लेनर होता है। कैसा होता है? प्लेनर। प्लस का मतलब है कि यहाँ पर सुनो, कार्बन का 6 वैलेंसी, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाए तो 1s² 2s² 2p2, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चल गया, यानी कि p ऑर्बिटल जो होता है 1 2 3, जिसमें कई इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 6 को भरते हैं। एक तो ऐसे कर देते हैं सारा का सारा, तो इसमें कई इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, S से निकल गया, तो यहाँ पर p ऑर्बिटल इसका खाली हो जाता है, प्लेनर होता है, यह बात ध्यान रखना। तो इसका जो स्ट्रक्चर ऐसे ना होता, ऐसे होता है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ये तीनों जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड नहीं है, यही बॉन्ड हुआ है, दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को। ये कार्बोकेटायन बना, एक इलेक्ट्रॉन ले जाने के कारण इसका p ऑर्बिटल खाली हो जा रहा है। तो p ऑर्बिटल को ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिखाते हैं, ऊपर और नीचे। ये जो बॉन्ड दिए हैं ये प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, यानी कि मान लो ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है, तो ये जो है ना, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये सारा एक ही प्लेन में है, और इसके ऊपर ये p ऑर्बिटल है। तो चांस ये बन जाता है कि क्लोरीन यहीं से निकला होगा, किसी एक बॉन्ड यहाँ से निकला होगा, मान लो क्लोरीन निकल के यहीं पर है, जो निकलता है क्लोरीन माइनस लेकर अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, तो वहीं पर सॉल्यूशन में रहता है, वहीं पर बॉन्ड की इधर टूट जाता है तो रह जाता है। टूटता क्यों है? क्योंकि इसमें सॉल्वेंट पोलर प्रोटेक्ट यूज किया जाता है। टूटने के कारण ये क्या करता है, सबसे पहले पोलर होने का मतलब कि बॉन्ड को कमजोर करके तोड़ देता है, प्रोटिक होने का मतलब कि जो क्लोरीन निकलेगा उसको घेर देगा। तो हो सकता है कि क्लोरीन चांस तो यूं बनता है कि क्लोरीनो जुड़ जाए, ना जुड़ता है, कहीं प्रोटिक होता है। तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है सेकंड स्टेप में, तो न्यूक्लियोफाइल का चांस बनता है कि यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहता है ऑर्बिट में, कहीं पर जा सकता है। तो यहाँ से भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है, और यहाँ से भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है। अगर जहां से क्लोरीन निकला है वहीं पर अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाए, तो यहां से निकला था, यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया और यहां पर न्यूक्लियोफाइल जुट गया, तो उसको बोलेंगे कि अपना पोजीशन को रिटेन किया है, यानी अपने पोजीशन को धारण किया है, रिटेंशन हुआ है, यानी धारण, इसी को हिंदी में धारण बोलते हैं। अगर बाबू मान लो कि एस आर है, ये आर कॉन्फ़िगरेशन है, अगर अपने पोजीशन को धारण कर रहा है तो आर बनेगा। अगर हो सकता है कि जहां से क्लोरीन निकला है वहां ना जाकर यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक होकर अटैच हो गया, 4 को बैलेंसिंग पूरा करना है, और जब एक को बैलेंसिंग खाली होता है तो चांस दो तरह से बन जाता है कि ऊपर भी अटैक कर सकता है, नीचे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि p ऑर्बिटल ऊपर और नीचे दोनों को दिखाया जाता है। तो यहाँ भी है कि इधर अटैक कर सकता है, जब इधर अटैक करेगा ना तो जिधर क्लोरीन निकला उसका उल्टा साइड अटैक किया है, उल्टा साइड यानी इन्वर्जन हुआ है, प्रतिलोमन बोलते हैं हिंदी में। यहाँ न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाएगा। प्रतिलोमन होने का मतलब अगर यार है एस बन गया तो इसका मतलब प्रतिलोमन हुआ है न्यूक्लियोफाइल का। तो यानी कि एक कार्बन जब कायरल कार्बन आ जाए तो चांस 2 को बन रहा है कि रिटेंशन भी हो सकता है, इन्वर्जन भी हो सकता है। जब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होगा तो उसे बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। यहाँ पर देखा गया कि रिटेंशन कम होता है, रिटेंशन का चांस लेस देन 50% होता है, 50% से कम होता है रिटेंशन। ऐसा क्यों कि यहाँ पर क्लोरीन माइनस चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है माइनस चार्ज का होता है, जब इधर से अटैक करने आएगा तो क्लोरीन और न्यूक्लियोफाइल माइनस माइनस होकर क्या रिपल्सन होता है, तो बहुत कम चांस ही रहता है कि उधर न्यूक्लियोफाइल उधर से जुट जाए, अटैक करने के बाद भी उधर रिपल्सन हो जाता है, और इधर क्लोरीन नहीं है तो इस साइड आराम से जुट जाता है। तो यहाँ जो प्रतिलोमन होने का चांस 50% से ज्यादा होता है, इसीलिए इसे कंप्लीट रेसिमिक मिक्सचर ना बोलते हैं। रेसिमिक मिक्सचर होता है पर 100% रेसिमिक मिक्सचर ना होता है, 100% रेसिमिक मिक्सचर ना होता है। तो ध्यान रखना है स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब कि स्पेस में उसका अरेंजमेंट,
स्पेस में न्यूक्लियोफाइल किधर किधर एलिमेंट हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। जब जहां से क्लोरीन निकला वहीं जाकर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जा रहा है, तब उसको बोलेंगे कि रिटेंशन हुआ है। जहां से क्लोरीन निकला उसके जस्ट उल्टा साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो इसका मतलब कि इन्वर्जन हुआ है। अगर ये R है, S बन जा रहा है, तो इसका मतलब इन्वर्जन से आया है। अगर ये S है और R बन जा रहा है, तो इसका मतलब इन्वर्जन हुआ है। अगर ये R है और R बन जा रहा है, तो इसका मतलब रिटेंशन हुआ है, अपने पोजीशन को धारण किया है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है प्लेनर होता है, जैसे ही इसे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा तो ये sp3 हो जाएगा और 3 डिग्री स्ट्रक्चर में चला जाएगा। इन सब का मतलब तभी होता है जब यहाँ पर कायरल कार्बन हो। इसमें इन सब का मतलब ना होगा, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री पे नहीं करेगा, काहे कि इससे जुड़ा हुआ हर एटम में थैले है। मान लो कि कभी ऐसा कंपाउंड आ गया बनाने के लिए कि कायरल कार्बन बन जा रहा है, तभी स्टीरियोमर का सवाल पैदा होगा। यानी पांचवा पॉइंट तब हम लोग का लागू होगा जब कार्बन कायरल कार्बन। अब देखते हैं कुछ फैक्टर होते हैं कि किस पर एसिड-नॉन मैकेनिज्म निर्भर करता है, वो सब फैक्टर देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं नोट्स को। चलो देखते हैं हम लोग एसिड-नॉन मैकेनिज्म का नेक्स्ट टॉपिक। एसिड-नॉन मैकेनिज्म किस चीज पर निर्भर करता है, फैक्टर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं। पीछे हम लोग बढ़ चुके हैं, ध्यान से देखो कि वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट 5 इंपोर्टेंट पॉइंट था। फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ SN1, मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर का रेट किस चीज पर अफेक्ट हो सकता है, निर्भर कर सकता है। पहला नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, जितने ज्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अल्काइल हैलाइड बनाएगा उतने ज्यादा रेट ऑफ SN1 ज्यादा होगा। देखो तो सबसे 3 डिग्री में SN1 सबसे ज्यादा होता है, 2 डिग्री में उससे ज्यादा, उससे कम होता है ये जो है 1 डिग्री होता है, और ये 1 डिग्री में थाइल होता है। ऑर्डर है ऐसे, जितने ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डाल दिए हैं, सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा इन सबसे एक पर जो होगा उसमें SN1 ज्यादा देखने को मिलेगा, SN1 वो ज्यादा शो करेगा। क्वेश्चन है कि इसमें ये इसे मान ले रहे हैं A और इसे मान ले रहे हैं B, कौन जब सबसे ज्यादा SN1 मैकेनिज्म होगा, किसमें SN1 ज्यादा होगा, जितना फास्ट होगा किसमें उसका रेट ज्यादा होगा। रेट यानी दर, SN1 तुरंत हो जाए, कितना जल्दी हो जाए, उसी को रेट बोलते हैं। तो इसको अगर चेक करने जाएंगे तो यहाँ से अगर क्लोरीन निकल कर जाएगा तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा, और यहाँ से क्लोरीन निकल कर जाएगा तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा। 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना। ये देखो कौन सा कार्बोकेटायन है, ये अलाइल कार्बोकेटायन है। पहचानने को सीखो, कार्बोकेटायन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, इसी नहीं पीछे डाले हैं। कार्बोकेटायन अलाइल कार्बोकेटायन है। अलाइल किसे बोलते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके अगले कार्बन से कोई क्लोरीन या हाइड्रोजन जुड़ा होता है, उसी को अलाइल बोलते हैं। पीछे बताएं तो ये अलाइल कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। कौन डिग्री? 2 डिग्री। तो पहले बता चुके हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में अलाइल कार्बोकेटायन 2 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखो तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो SN1 ज्यादा करेगा, वो SN1 ज्यादा करेगा। तो ये सबसे ज्यादा होता है, यानी A में SN1 का रेट ज्यादा होगा B से ज्यादा। इसको देना है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ SN1, मतलब किसी भी कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा किसमें उसका ज्यादा होगा, SN1 ज्यादा होगा, यूनिमोलिकुलर ज्यादा होगा। तो यहाँ से क्लोरीन निकल कर जाएगा, ये प्लस चिन्ह है, यहाँ से क्लोरीन निकल कर जाएगा तो यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से क्लोरीन निकल कर जाएगा तो यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। ये 3 डिग्री कार्बन बना, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये कार्बन जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ई और एक कार्बन ई। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, लेकिन इसमें बेंजाइल भी है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और बेंजाइलो है। ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बेंजाइल है। तो ध्यान से देखो, बताए हैं सबसे ज्यादा 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन होता है स्टेबल, उससे कम होता है 2 डिग्री, उसके बाद आता है 3 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री आता है, फिर उसके बाद आता है बेंजोइल कार्बोकेटायन। यानी इसको अगर A मान ले रहे हैं, एक मिनट, ये है B है C है, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्टेबल होता करता है, लेकिन 2 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। और इसमें बेंजीन भी है,
2 डिग्री तय भी किया है, और बेंजीन रिंग के कारण सबसे ज्यादा स्टेबल ई हो जाएगा। फिर उसके बाद जो होगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर 1 डिग्री बेंजोइक कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो तभी समझ में आएगा। एक डी नंबर दिया है, इसको तो चेक नहीं किए हम लोग। एलाइल कार्बोकेटायन, एलाइल कार्बोकेटायन अंत में आ जाएगा डी नंबर। ये अलाइल कार्बोकेटायन, अलाइल कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन से कम स्टेबल होता है, बेंजोइक कार्बोकेटायन से भी कम स्टेबल होता है। तो डी नंबर ये होता है। मान लो इसमें कोई ई नंबर भी दे दिया, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन लास्ट में आ जाएगा ई नंबर स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसमें भी बताना है वही चीज, कौन सबसे ज्यादा SN1 होगा, किसमें SN1 सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ से बोरोमीन निकल जाएगा तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, यहाँ पर भी कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पर निकलेगा तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा। ध्यान से देखो ये कै डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, तो ई कार्बन से जुड़ा है, फिर डबल बॉन्ड से, तो ई अलाइन कार्बोकेटायन हो गया। पहचानने के लिए सीखो, सब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अलाइन कार्बोकेटायन जहां जहां होता है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। ये कै डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, तो ये बोरोमीन जब निकलेगा तो एक कार्बन सीधा जुड़ा है, एक कार्बन सीधा जुड़ा है, एक कार्बन एक कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना। और ये कै डिग्री कार्बोकेटायन, तो ई कार्बन से निकल रहा है, तो ये वाला कार्बन, तो ये वो कार्बन और 2 कार्बन जुड़ा है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, एलाइल कार्बोकेटायन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? 3 डिग्री, 2 डिग्री अलाइल। सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन, उसके बाद अलाइल होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन, उसके बाद अलाइल कार्बोकेटायन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटायन। जो जितने ज्यादा स्टेबल होगा SN1 उतने जल्दी हो जाएगा। 1 डिग्री में जनरली SN1 देखा ही नहीं जाता है, 1 डिग्री में SN1 SN2 होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख रहे हैं, उतारो नोट करो तब तक। देखो क्वेश्चन, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड SN1 किसमें ज्यादा होगा बताना है। इसमें भी सवाल ही पैदा होता है कि जो कम पढ़ा लिखा होगा, जिसको कार्बन ऑफ स्टेबिलिटी के नॉलेज होगा, वो सही मारेगा इसको, और जो ज्यादा जानता होगा वो गलती मारेगा, और जो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके और ज्यादा जानता होगा वो फिर सही करेगा। यानी बीच वाला इसमें गड़बड़ा जाएगा। देखो क्या होता है इसमें, यहाँ से बोरोमीन निकलेगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ से बोरोमीन निकलेगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन की जो कार्बन है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ से जब बोरोमीन निकलेगा तो एक कार्बन ई कार्बन एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इसलिए 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, जो सिंपल अगर आंसर बना तो 3 डिग्री जो मोर स्टेबल, 2 डिग्री उसके बाद बी, उसके बाद 1 डिग्री, यानी ऑर्डर ले जाएंगे तो ए सबसे पहले होगा, बी उसके बाद होगा, उसके बाद सी होगा। ये जो कि हम लोग का सही है, लेकिन जो थोड़ा मोड़ा और जानता होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर वही रीअरेंजमेंट का केस लगाएगा। तो हम पहले ही बता दिए हैं SN1 के इंपॉर्टेंस पॉइंट में कि RDS जो होता है फर्स्ट स्टेप यानी सबसे स्लोएस्ट स्टेप पर निर्भर करता है। यानी फर्स्ट बार जो कार्बन यानी कि एनायन निकालने से जो कार्बोकेटायन बनता है उसी पर RDS निर्भर करता है, यानी रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म का रेट उसी पर निर्भर करता है, ना कि रीअरेंजमेंट के बाद। तो यहाँ पर केस ये आ जाता है, रीजन एक तो कारण आता है रीअरेंजमेंट गलत करने का, कि रीअरेंजमेंट हो जाता है। यहाँ से बोरोमीन निकला, तो बोरोमीन जब निकलेगा तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा केस CH2, यहाँ पर कार्बोकेटायन बन गया। कार्बोकेटायन बना तो यहाँ पर एगो H है कि नहीं होगा, तो इस प्लस चार्ज को पॉजिटिव करने के लिए सवाल ही होता है, ई जो प्लस चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रॉनवा लेके, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनवा लेके यहाँ पर इससे जुड़ जाता है, तो ये माइनस चार्ज हो गया। जब ये वाला इलेक्ट्रॉनवा कार्बनो वाला ले लेगा तो H माइनस बन जाएगा, बन जाए। ये तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये माइनस बन जाएगा। H माइनस का यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा तो ये प्लस को तो नॉर्मल कर देगा। इसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब कार्बन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो यहाँ पर प्लस चला जाएगा। तो यानी कि कुछ केस ऐसा बन जाएगा कि CH3 ई हाइड्रोजन यहाँ से फान कर यहाँ चल जाएगा, यानी उसको रीअरेंज हो जाएगा, सज धर जाएगा।
सज धज के क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा तो CH2 है तो CH3 माइनस गुण क्या गया तो प्लस को खत्म कर देगा, लेकिन ई इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, तो ई बन जाता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो बच्चा लोग ही सोचता है कि सबसे तो अच्छा ही है कि ई 3 डिग्री पहला ही से है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल आ एकरा के कसम ने कसम बना होना के 3 बन रहा है, तो जरूरी एकरा बाद ई आ जाएगा नंबर में, और उसके बाद 2 डिग्री। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कोई रोल ही ना होता है। RDS जो होता है फर्स्ट बार में जो कार्बोकेटायन बनेगा उसी पर निर्भर करता है, यानी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री सबसे ज्यादा SN1 ए में दिखने को मिलेगा, फिर बी में, फिर सी में। दूसरा जो फैक्टर होता है कितना अच्छा लिविंग ग्रुप है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पर भी निर्भर करता है SN1 और SN2। लाइट का SN1 और SN2 लिविंग ग्रुप पर भी निर्भर करता है। लिविंग ग्रुप जिसका इजीली लीव हो जाए, तो समझो कि कोई क्लोरीन यानी कोई X ग्रुप R से जुड़ा है, वो जितने जल्दी छोड़ेगा उसको लीव कर जाएगा, वहां से न्यूक्लियोफाइल तुरंत अटैक कर जाएगा। जितने अच्छा लिविंग ग्रुप होगा इजीली लीव कर जाए उसका रेट उतने ज्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ पर Ri ले रहे हैं, RBr ले रहे हैं, RCl ले रहे हैं, RF ले रहे हैं। लिविंग ग्रुप का कहानी देखो पहले डाल चुके हैं, इसलिए बोले थे कि खाली उतार लो फिर चमकेगा। नहीं उतारा है तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप I को बताए होंगे, फिर Br, फिर Cl, फिर F को, तो सबसे ज्यादा I अच्छा है। तो जितने अच्छा लिविंग ग्रुप उतने ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। थर्ड जो कारण आता है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर निर्भर करता है, किस तरह का सॉल्वेंट है। जितने ज्यादा सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होगा उतने ज्यादा बॉन्ड तोड़ने में काम आएगा, हाली तोड़ देगा बॉन्ड को, हाली तोड़ देगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है पोलर प्रोटिक यूज किया जाता है। पोलर प्रोटिक, पोलर होने का मतलब कि कार्बन और Cl बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। मान लो इतना पोलर प्रोटिक ले लिए कि डाले टूट गया, तो रेट तुरंत ना होगा ना, तुरंत होने लगा रिएक्शन। प्रोटिक होने का मतलब कि जो Cl टूट के निकलेगा यहाँ से ना, वो हाइड्रोजन इसको घेर देगा चारों तरफ से H प्लस जोड़ देगा, इसको घेर कर रखेगा ताकि फिर से ना जुटे। यही काम होता है। यहाँ पर जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है, H2 यूज किया जाता है, इथेनॉल यूज किया जाता है, फिर एसिटिक एसिड यूज किया जाता है, ज्यादा ही दोनों यूज किया जाता है। जहां पर भी देख लिया जाए कि रिएक्शन में ई दोनों सॉल्वेंट है तो समझ जाना कि SN1 रिएक्शन देने वाला है। फाइनली समझना SN1 SN2 पहुंच जाएगा। अगर उसमें H2O हाइड्रोलिसिस का बात कर दिया, एथेनॉल दे दिया, SN1 3 डिग्री कार्बन भाग ले रहा है SN1, 2 डिग्री में SN1 SN2 दोनों होता है, 1 डिग्री में ओनली केवल SN1 होता है। समझना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बात करें तो इसका 80 होता है, इसका 35 होता है, इसका 5 होता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि अगर इसको ले रहे हैं हम इस सॉल्वेंट को, तो यहाँ पर अगर रिएक्शन का रेट x है, अगर इसको ले लेंगे तो रिएक्शन का रेट 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर उसी जगह सॉल्वेंट H2O ले रहे हैं तो रिएक्शन का रेट 1.5 लाख गुना लगभग बढ़ जाता है। 1.5 लाख टाइम बढ़ जाता है। तो समझ जाइए कितना अच्छा है। इसका डाई इलेक्ट्रिक वैल्यू भी ज्यादा होता है। डाई इलेक्ट्रिक होने का मतलब कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना है। तो SN1 और एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कैरिलिटी पर आएगा, जिसमें स्टीरियोमर का बात भी आएगा। स्टीरियोमर तब होता है जब इस कार्बन काइरल बने, इसमें तो कोनो में कार्बन काइरल ना है, इसमें स्टीरियोमर का बात ना आता है, इन्वर्जन रिटेंशन ना आता है। देखते हैं कैसे इन्वर्जन होता है, कैसे रिटेंशन होता है। उतारो नोट्स को। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सी ऊपर जुड़ा है कौन सा ग्रुप, फेनाइल ग्रुप यानी बेंजाइल, इधर है मेथाइल और इधर है क्लोरीन, इधर है हाइड्रोजन, और यहाँ पर H2O के साथ यानी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताना है हम लोग को। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा यानी क्या बन सकता है, कितना बन सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, यही बताना है। तो ध्यान से देखो कि इस कार्बन से हर एक एटम या ग्रुप जो भी चीज जुड़ा हुआ है हर चीज डिफरेंट है, यानी ये कार्बन कायरल कार्बन है। कौन सा कार्बन है, कायरल कार्बन को स्टार से दिखाते हैं, कायरल कार्बन है। यानी कि यहाँ पर स्टीरियोमर का बात आएगा। मेजर प्रोडक्ट में रिटेंशन एंड इन्वर्जन बनेगा।
तो देखो कैसे होगा मैकेनिज्म, देखो तो मैकेनिज्म SN1 में दो तरह से जो भी रिएक्शन होता है SN1 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप, उसी पर RDS निर्भर करता है, RDS निर्भर करता है, ना कि प्रोडक्ट वही बनेगा, ये जरूरी नहीं है। RDS फर्स्ट स्टेप पर निर्भर करता है। देखो तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये बात पता है। तो यहाँ से क्लोरीन का जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा Cl-, तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बन जाएगा, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर प्लस चिन्ह दे दिए कार्बोकेटायन। तो अभी जो था तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में था, ट्रायंगुलर प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होता है, जबकि ये जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आ गया। एक यहाँ पर 3 को सिग्मा बॉन्ड है, जब 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तो इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, स्ट्रक्चर का हो जाता है प्लेनर हो जाता है। तो रियलिटी में ये स्ट्रक्चर इसका नहीं है, रियलिटी में इसका स्ट्रक्चर जो होगा प्लेनर बन जाएगा, यानी कि ऐसा होगा CH3 CH और इससे जुड़ जाएगा फिनॉल और इसका p ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। रियलिटी में स्ट्रक्चर इसका ऐसा होगा, फील आ जाए तो सही है। प्लेन में होगा, ये इसके ऊपर है। अब यहां से जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, यहां से भी कर सकता है और इधर से भी कर सकता है न्यूक्लियोफाइल अटैक। तो सेकेंड स्टेप में देखो, फर्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं, तो इसका पहले R कॉन्फ़िगरेशन है, केस कॉन्फ़िगरेशन है, क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। तो देखो इसमें सबसे बल्की ग्रुप कौन सा है, सबसे भारी ग्रुप कौन सा है, तो सबसे जो भारी है क्लोरीन हो जाएगा, 1 नंबर दे देंगे इसको। उसके बाद इधर कार्बन है, तो यहाँ फेनाइल है, इसमें भी तो कार्बन होता है, ठीक है। जब दोनों के शुरू में कार्बन है तो उससे अगले ये क्या जुड़ा है चेक करते हैं। तो ई कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, जब ई कार्बन से फिर है कार्बन ही जुड़ा है। तो 1 नंबर के बाद 2 नंबर इसको डालना होगा, 3 नंबर इसको डालना होगा। आइस कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए हाइड्रोजन हमेशा वर्टिकल बॉन्ड पर होना चाहिए, यानी इस बॉन्ड पर होना चाहिए। तो ऐसे देखते हैं 1 से 2 और 2 से 3 जाते हैं, तो जा रहे हैं लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये एस कॉन्फ़िगरेशन है, स्टीरियो आइसोमर में पढ़ा दिए हैं। तो अगर एस का एस बनेगा तो रिटेंशन और एस का आर बन जाएगा तो इन्वर्जन। तो देखो अब सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर H2O डाले हैं तो OH- अटैक करेगा, इतना क्लियर है बात। तो यहाँ पर जो क्लोरीन निकलता है ना, तो यहीं पर जहां से निकल रहा है वहीं पर रहता है, मतलब यहाँ से 3D स्ट्रक्चर में देखो तो यहाँ से निकला होगा, तो यहाँ पर है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है। यहाँ से कम चांस रहता है अटैक करने का, यहाँ से ज्यादा चांस रहता है। यहाँ से कम चांस इसलिए होता है कि OH अगर माइनस आएगा यहाँ पर तो EB माइनस प्रॉपर्टी का EB माइनस प्रॉपर्टी दूसरा में रिपल्सन होगा, बहुत कम है चांस होगा कि यहाँ आ जाएगा, आता है बहुत कम चांस होता है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल वहीं गया जहां से क्लोरीन निकला है तो यहाँ रिटेंशन बन जाएगा, रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब एस का एस बन जाएगा। चेक करो तो थोड़ा सा, ऑक्सीजन को 1 नंबर डालेंगे, फेनाइल बल्कि ग्रुप 2 नंबर 3 नंबर, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एस हो गया, हाइड्रोजन वर्टिकल बॉन्ड पर है। अगर न्यूक्लियोफाइल यानी OH जिधर से क्लोरीन निकला है उधर अपोजिट साइड अटैक कर दिया तो उसको क्या बोल देते हैं, तो उसको बोलते हैं कि इन्वर्जन हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। इन्वर्जन चेक करो, अगर R है S है तो R बना होगा, तो चेक करो, इसको 1 नंबर डालेंगे, इसको 2 नंबर कार्बन डालेंगे, भारी के अनुसार डालते हैं, एटॉमिक वेट के अनुसार। इसका एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट को भी ले सकते हो। इसके बाद ये भारी है, इसके बाद ये भारी है, बल्कि ग्रुप है। 1 से 2, 2 से 3 जाते हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो उसके लिए R होगा कि नहीं। यानी कि यहाँ पर रिटेंशन भी बन रहा है, इन्वर्जन भी बन रहा है। तो बताएं पिछले ही लेक्चर में कि इन्वर्जन बनने का चांस 50% से ज्यादा होता है, रिटेंशन 50% से कम बनता है, ज्यादातर इन्वर्जन बनता है। इसलिए पूरा तरह रेसिमिक मिक्सचर ना बुलाता है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, एक दूसरे का मिरर इमेज है, चेक कर सकते हो, दूसरे का मिरर इमेज है। तो ये दोनों को इनएंशियोमर बोलेंगे, ये रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। क्या बन रहा है, रेसिमिक मिक्सचर। 100% रेसिमिक मिक्सचर ना होता है, काहे ना होता है, क्योंकि इसमें इन्वर्जन का काम ज्यादा हो रहा है, यानी उल्टा वाला काम ज्यादा हो रहा है। यानी कोई प्लेन पोलराइज्ड होगा ना तो रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है कि जितना साइज मतलब सोझे जा रहा है ना तो सोझे रह जाएगा, पार हो जाएगा। तो पोलारीमीटर से पार करते हैं, जो पढ़ा होगा उसी को पता चलेगा, नहीं पढ़ा होगा तो केवल ही देखो, इन्वर्जन बन रहा है, रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है।
इसमें कोई डाउट है? यहाँ पर कायरल कार्बन बन रहा है, कैरिलिटी बन रहा है, मतलब कायरल कार्बन है, यहाँ से कार्बोकेटाइन बन रहा है, यही कार्बोकेटाइन है, ये भी कार्बोकेटाइन है। न्यूक्लियोफाइल दोनों जगह से अटैक कर सकता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिमिक मिक्सचर है, इनएंशियोमर भी बोला सकते हैं, इनएंशियोमर भी बोल सकते हैं हम लोग, रेसिमिक मिक्सचर है। ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। क्या है? मिरर इमेज। मिरर इमेज सारा का नोट्स पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। एक दूसरा का मिरर इमेज बना रहा है, ये एक दूसरा का मिरर इमेज बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले कि इसको नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट में दोनों बन सकता है, यही बात बताना है कि दोनों बन सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी है, वही मेजर प्रोडक्ट बताना है। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं CD3। अब सोचेगा कि डी का है, तो बाबू बता दे रहे हैं कि अगर पता चले कि केमिस्ट्री में, इसे तो हम बताइए दिए कि केमिस्ट्री में आज तक कोनो रूले नहीं बनाए कि जो 100% लागू होगा। यहाँ तक कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान तक निर्भर नहीं है। देखो हाइड्रोजन 3 फॉर्म में मिलता है, 1 1 1 2 1 3। इसी को बाबू ड्यूटेरियम बोलते हैं, जिसे डी द्वारा शुरू किया था, इसे प्रोटियम पी द्वारा शुरू किया जाता है, इसे ट्रिटियम टी द्वारा शुरू किया जाता है। सबसे ज्यादा भारी होता है ट्रिटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर प्रोटियम। हो गया क्लियर? डी मतलब कि हाइड्रोजन है, पड़ा होगा D2 भारी जल, हाइड्रोजन से मिलकर बना है, खाली सिंबल चेंज किया जाता है, टेक्निकल नाम बदल दिया गया है, हाइड्रोजन है वो ई वाला। तो यहाँ पर CD3 CH, ऊपर फेनाइल डाल दिया गया है, फेनाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप मतलब CH2, फेनाइल बेंजाइल कुछ भी बोल सकता है। ब्रोमीन H2O यानी हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल OH- बनने वाला है। समझ में आ रहा है ना? मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा यही बताना है हम लोग को। क्वेश्चन में कुछ लॉजिक है, मैकेनिज्म देखने जाएंगे तो फर्स्ट स्टेप 2 स्टेप में रूल होता है। फर्स्ट स्टेप में कहानी यही बनता है, कार्बोकेटाइन बनाना है। अरे क्लोरीन हटा कार्बोकेटाइन बना, डायरेक्ट दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, क्लोरीन हटा कार्बोकेटाइन हटा, ब्रोमीन है, ब्रोमीन हटा कार्बोकेटाइन बना। हल्का एलिड पढ़ रहा है ना, इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सब का खेल खेलना है, ज्यादा कुछ ना आएगा। बोर्ड में तो ये सब भी नहीं करेगा, सब फालतू बता रहा है, इतना देर से जो बता रहा है सीधा बात बोल रहे हैं। जो नोट्स देंगे हिंदी में रहेगा वही बिहार बोर्ड के लिए है, लिख लो, याद कर लो। CD3CH मैकेनिज्म तो ये नहीं करेगा, कन्वर्जन का भी पूछ लेता है, जब अपना बोर्ड होगा छोड़ेगा तभी होगा इसे। ब्रोमीन, यहां से ब्रोमीन नया माइनस निकल गया, यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। अब देखते हैं क्या इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है, अगर बनेगा तो बना दो। हाँ बन सकता है, ये हाइड्रोजन है तो इसको दे देंगे तो यहाँ CH3 3 डिग्री कार्बन बन जाएगा। तो हुआ क्या है कि एक जगह से 1 नंबर से 2 नंबर कार्बन पर शिफ्ट हुआ है। कौन शिफ्ट हो रहा है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है 1 नंबर से 2 हाइड्रोजन। तो इसे बोल सकते हैं 1,2 हाइड्रोजन माइनस शिफ्ट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनवा कार्बन वाला लेके माइनस यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ CH3 बन गया। अगर माइनस शिफ्ट होगा तो प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, यहाँ पर प्लस है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, लेकिन अगर रेट का बात करेंगे तो रेट इसी के अनुसार देखेंगे, भला ही बनेगा 3 डिग्री से हम लोग का कंपाउंड, लेकिन रेट का बात करेंगे तो यहीं से चेक करके बता देंगे कौन रेट, किसका रेट ज्यादा है, ना कि यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर होगा, एक प्लेन में बना दिए। इसका कार्बोकेटाइन बनने का मतलब कि p ऑर्बिटल खाली है, इधरों से अटैक कर सकता है, इधरों से अटैक कर सकता है। सवाल ही पैदा हो रहा है ब्रोमीन किधर था। अब मान लो कि इधर होगा, मान लो ब्रोमीन माइनस इधर है सॉल्यूशन में, इसे पोलर पोर्टिक घेर लेता है, इसलिए नहीं जुड़ता है। ठीक है, कहानी इतना सारा है, सब मनगढ़ंत है। देखो तो H2O जो है, तो H2O को अगर लिखेंगे तो HOH भी लिख सकते हैं, 2H एक ऑक्सीजन, H प्लस निकलेगा, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज भी करता है, अभी न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल में है तो दिखाता है। तो OH इधरों से अटैक कर सकता है, इधरों से अटैक कर सकता है। अगर वहीं पर अटैक किया जिधर से ब्रोमीन निकला है तो उसे रिटेंशन बोलेंगे। पहले चेक कर ले रहे हैं कि ई कौन सा बन रहा है,
ई कौन सा कंपाउंड बन रहा है, तो थोड़ा सा चेक करो तो याद है कि एस है। तो देखो किसको एक नंबर कार्बन डालेंगे, तो ये कार्बन है, इधर कार्बन जुड़ा है, इधर कार्बन जुड़ा है, तो कंपेयर किधर करें, काइरल कार्बन है, तो हाँ काइरल कार्बन तो है, चेक करो तो ये सारा ग्रुप अलग है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, इससे वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, काइरल कार्बन तो हो रहा है। तो काइरल कार्बन में एक नंबर कार्बन उसी को देते हैं जो सबसे भारी हो, जिधर सबसे भारी ग्रुप हो, कार्बन कार्बन कार्बन। नेक्स्ट आइटम देखते हैं कंपेयर करने के लिए, इसके नेक्स्ट में बोरमीन आ रहा है, बोरमीन का परमाणु संख्या 35, इसका भारी सबसे ज्यादा, एक नंबर इसको डाल देंगे, 2 नंबर फेनाइल को, 3 नंबर इसको, तो 1 2 3 जाते हैं इस तरह। तो कौन सा रिएक्शन हो गया था, जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एस बोलेंगे बाबू, अगर एस का एस बन गया तो रिटेंशन, एस का आर बन गया इन्वर्जन। देखो क्या बन रहा है, इधर बना रहे हैं तो इसको 1 नंबर कार्बन डालेंगे, ऑक्सीजन भारी होता है, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, एंटी क्लॉकवाइज। एस था 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, एस बन रहा है। शर्त ही रहना चाहिए कि हाइड्रोजन तो होता है, कहां पर होना चाहिए, सॉरी देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, शर्त ये है कि जो सबसे छोटा ग्रुप होता है वो एकदम वर्टिकल होना चाहिए। तो है तो इधर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसको एस बोलेंगे, इसे 1 इधर 2 इसे 3 नंबर डालेंगे तो 1 से 2 3 डालेंगे, क्लॉकवाइज इसे आर डालेंगे। अगर एस का एस बन रहा है तो इसका मतलब अपने पोजीशन को रिटेन किया है, रिटेंशन हो रहा है यानी धारण कर रहा है अपने पोजीशन को। इधर उल्टा बन रहा है तो इन्वर्जन बोलेंगे। ये देखेंगे तो एक दूसरे का मिरर इमेज भी है, पलट देंगे तो बन जाएगा मिरर इमेज। तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, यानी ये इनएंशियोमर है। इनएंशियोमर क्या होता है लिख दे रहा है लेकिन बता नहीं रहा है, ये एक तरह का आइसोमेरिज्म होता है, आइसोमेरिज्म होता है। उस आइसोमेरिज्म बोलते हैं जिसका स्पेस में स्टीरियो आइसोमेरिज्म का वो प्रकार है, स्पेस मैनेजमेंट से अलग अलग होता है, ठीक है ना, यानी मिरर इमेज को इनएंशियोमर बोलते हैं। अगर इसको दर्पण में डालेंगे ना तो जस्ट क्या करेंगे, OH इधर आ जाएगा, CD उधर चला जाएगा, यही बन जाएगा। जो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है उसी को इनएंशियोमर बोलते हैं। ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। ये रिटेंशन बना, इन्वर्जन ज्यादा बनता है 50% से ही बात करते हैं, 50% से कम बनता है तो ज्यादा इन्वर्जन। देखो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, तो यहाँ पर रिटेंशन बनता है, एस का एस रिटेंशन, एस का इन्वर्जन, तो इन्वर्जन ज्यादा होता है लेकिन फिर भी इसे रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। रेसिमिक मिक्सचर को रेसिमेशन भी बोला जाता है, लिखती है नोट्स में मिल जाएगा तुम लोगों को। नोट्स डाउनलोड कर नोट्स बनाना तभी सबका मायने है, नोट्स ना बनाएगा भूल जाएगा, देखेगा भूल जाएगा, कोई मतलब नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, एग्जाम्पल नेक्स्ट, इससे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर ये भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक। कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन सीएल बॉन्ड है। पहली बात कार्बन कार्बन बॉन्ड कुछ स्टेबल होता है, कार्बन सीएल बॉन्ड अनस्टेबल होता है, तो सबसे पहले यही टूटेगा, कोलिन इधर जाएगा। देखो तो क्या दोनों काइरल कार्बन है, तो इस कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है यानी Cl और H, मतलब कुछ अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, यानी कि ये काइरल कार्बन बनने वाला है। यहाँ पर ये भी काइरल कार्बन है क्योंकि इससे पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे फिर Cl जुड़ा हुआ है, फिर पेनाइल जुड़ा हुआ है, फिर H जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें 2 काइरल कार्बन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी पूछ लिया है इस पर। तो यहाँ पर अगर H2O डाल दिया, लो टेम्परेचर याद रखो, लो टेम्परेचर पे SN1 मैकेनिज्म होता है, SN1 मैकेनिज्म लो टेम्परेचर पर उसमें छवि अभिक्रिया होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। बता दिए पॉइंट को, देखो जाकर पीछे देखो, सारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन भी देखो। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो बताना है इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 काइरल कार्बन है, तो ये बॉन्ड तो टूटबे ना करेगा, ऊपर वाला कोनो कहानी ही ना बनेगा। तो देख ले रहे हैं कौन एस है कौन आर है। तो इसको देखो, एक नंबर कार्बन किसे देंगे, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे फिर कार्बन फेनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि 1 नंबर इसको देंगे,
सारा चीज को ध्यान से देखना, इसके लिए पूरा यही ग्रुप, ये पूरा एगो ग्रुप है, इस कार्बन के लिए पूरा एगो ग्रुप है, इस सबसे भारी ग्रुप है 1 नंबर। उसके बाद हाइड्रोजन CH3 से ज्यादा भारी ही होता है 2 नंबर। इसके बाद इसको 3 नंबर डालेंगे, 1 से 2 और 2 से 3 जाते हैं, कौन डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज, यानी कि कौन बनने वाला है, R। इधर देखो, इसके लिए ये सारा का सारा क्या बन रहा है, तो ये सारा का सारा एगो ग्रुप है, इसके लिए ये सारा का सारा एगो ग्रुप है, ये सारा एगो सिंगल ग्रुप में आएगा। तो इसके लिए एगो ग्रुप में ये आएगा, तो कौन भारी है, 1 नंबर तो ये भारी है, 1 नंबर को तो कौन देंगे, देखो ध्यान से देखना, ये है फिनाइल है, क्लोरीन है, कार्बन है, कार्बन से ड्यूटेरियम कार्बन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, इधर कार्बन से फिनाइल जुड़ा है, 1 नंबर इसको डालेंगे, 2 नंबर फिनाइल को देंगे, फिर 3 नंबर किसको देंगे, तो 3 नंबर पूरा ही ग्रुप को देंगे, 3 नंबर इसको देंगे, 4 नंबर किसको देंगे, तो 4 नंबर देने का जरूरी है, 1 से कहाँ जाते हैं, ध्यान दो, 1 से 2 जाते हैं, सॉरी 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 सॉरी, ये 1 तो उसके लिए है, ये 1 नंबर क्लोरीन को डालेंगे, क्लोरीन सबसे भारी है ना, 1 से फिनाइल पर जाएंगे, फिनाइल से 3 पर जाएंगे, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। इसका मतलब कि यो RA है, RR कॉन्फ़िगरेशन है ये। इधर देखो, अगर RR का RR बन रहा है, बनेगा तो उसको रिटेंशन बोलेंगे, R का S बनेगा इन्वर्जन बोलेंगे। तो ऊपर वाले पार्ट में तो कोई रिटेंशन नहीं हुआ, क्योंकि बॉन्ड नहीं टूटा है। काइरल कार्बन का कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ये टूटेगा तो अब हो सकता है कि क्लोरीन के जगह पे यहाँ पर वही छूटे, तो अगर यहाँ पर वही छूटेगा तो ई तो इसमें कुछ चेंज नहीं आया है, तो ये RA आ जाएगा। जहां क्लोरीन है वहीं से टूटा है, तो इधर देखो, तो 1 नंबर इसे डालेंगे, 2 नंबर इसे डालेंगे, तो 3 नंबर इसे ग्रुप वर्क डालना होगा, पूरा को 1 2 3 करेंगे, तो ये RA बन गया, RR बन रहा है, ठीक। फिर देखो, ये तो ग्रुप में कोनो चेंज ना हुआ, ये RA है, क्योंकि बॉन्ड ना टूटेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्टेबल होता है, वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड कमजोर होता है, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर डालेंगे, इसको 3 नंबर डालेंगे, तो 1 से 2 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज चल गए, तो इसके लिए S यूज करते हैं। यानी कि देखो, ऊपर वाले में कोई चेंज ना रहा है, RR तीनों में है, नीचे वाले में R का R बना, यानी कि यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया रिटेंशन, R का R बना, नीचे वाले में R का S बन गया, इसका मतलब यहां पर हो गया इन्वर्जन, उल्टा साइड से अटैक किया है जहां से क्लोरीन निकला है। अगर इन दोनों को देखा जाए तो एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो एक दूसरे का मिरर इमेज होने के लिए इस OH को, ये जो CH3 था इधर होना चाहिए था, मिरर इमेज है लेकिन आधावा है आधावा ना है, कंप्लीट मिरर इमेज ना है, तो बोलेंगे नॉट मिरर इमेज। जब मिरर इमेज ना है तो एनेंशियोमर बुलाएगा, ना बुलाएगा, डायास्टीरियोमर बुलाएगा। जब मिरर इमेज ना होता है तो इसे डायास्टीरियोमर बोलते हैं, डायास्टीरियोमर्स, ये एक दूसरे के डायास्टीरियोमर होंगे, नॉट मिरर इमेज, एक दूसरे का मिरर इमेज भी ना है। तो ध्यान से देखो कि हम लोग का एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि जरूरी नहीं है कि SN1 मैकेनिज्म में इन्वर्जन और रिटेंशन ये दोनों बनता है, ये जरूरी है, और काइरल कार्बन होगा तभी ही सबका बात आएगा। काइरल कार्बन ही ना होगा तो चौथे पॉइंट तक पता चल जाएगा, जो चौथा पॉइंट बताया है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में। काइरल कार्बन है तो इन्वर्जन रिटेंशन बनेगा, लेकिन 2 काइरल कार्बन आ जाए तो जरूरी नहीं है कि उसमें जो बनेगा रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, लेकिन इनेंशियोमर होगा। दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, जब जो काइरल कार्बन हो रहा है तो मिरर इमेज बनिए ना रहा है, भले RS कॉन्फ़िगरेशन हो जा रहा है, रिटेंशन हो जा रहा है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ हम लोग का SN1 मैकेनिज्म खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक SN2 मैकेनिज्म पर। इसको नोट करो, अच्छे से समझो, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो बार बार रिपीट करो, बार बार यही बात बोल रहे हैं, अगर नहीं रिपीट करेगा तो नहीं समझ में आएगा, कम समझ में आएगा, रिपीट तो करना पड़ेगा।
तो करो रिपीट, ना समझ में आएगा तो जरूर समझ में आएगा, कुछ तो ये करो।